गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साख प्रबंध के बारे में बताऊंगी। मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बैंक जो है वो ऋण प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को। कई तरह की ऋण की सुविधाएं ग्राहकों के अलावा वो और अन्य व्यक्तियों को भी ऋण देते हैं। व्यवसाय के लिए ऋण देते हैं, उपभोक्ता को ऋण प्रदान करते हैं। तो बैंक जो जमाएं प्राप्त करता है, बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो बैंक उन जमाओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से और सुरक्षा की उद्देश्य से भी कहीं पर विनियोग करता है। और विनियोग वो सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकता है और शेयर्स डिबेंचर्स में विनियोग कर सकता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका जो बैंक का विनियोग करने का है वो है ऋण, लोन और एडवांस प्रदान करना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो बैंकों का जमाएं प्राप्त करने के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ऋण या अग्रिम प्रदान करना होता है। जिन व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थाओं को आर्थिक साधन की जरूरत होती है वो बैंक में ऋण के लिए आवेदन करते हैं और बैंक उस पर विचार कर अच्छे तरीके से ऋण प्रदान करता है। कि बैंक ये विचार करता है ऋण किसे चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और उसकी उपार्जन क्षमता, आय कितनी है, ऋण का भुगतान करने की क्षमता कैसी है, गारंटी कैसी है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। गारंटी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत गारंटी और भौतिक प्रतिभूति, भौतिक संपत्तियां, कोलेट्रल सिक्योरिटीज भी बंधक के रूप में बैंक के पास जमानत के रूप में रखी जाती है। बंधक जो है वो किस संपत्ति का है, चल है, अचल संपत्ति, बैंक की ऋण के नीति के अनुकूल आवेदन पत्र है, इन सबकी जांच करके बैंक ऋण प्रदान करते हैं। और बैंकों को ऋण प्रदान करने के पश्चात उनकी भुगतानों की निगरानी एवं संग्रहण की प्रक्रिया अपनाते हैं। उन पर समय निगरानी भी रखते हैं ताकि जो ऋण है वो समय पर प्राप्त हो सके। बैंकों में बैड डेब्ट्स ज़्यादा नहीं हो। ये देखा जाता है कि जो ग्राहक, जिन्होंने ऋणी जो हैं वो ऋणी कहलाते हैं, जो बैंक से ऋण लेते हैं, कि वो समय पर ऋण का भुगतान करें। अगर समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक में एनपीए बढ़ जाता है, गैर निष्पादित संपत्तियां, और उससे बैंक में बैंक का पैसा ब्लॉक होने से ऋणों में और उसका भुगतान समय पे प्राप्त ना होने पर कई बार बैंक जो हो फेल भी हो जाते हैं। तो बैंक फेलियर से बचने के लिए बैंक ऋण प्रदान करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और ऋण प्रदान करते समय उन्हें सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बैंक जो ऋण देते हैं उसके लिए वो विधि अपनाते हैं। जो भी आवेदन पत्र, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको ऋण चाहिए होता है वो बैंक को आवेदन करता है। उसमें उसका पता, नाम, व्यवसाय, आय, ऋण की राशि, ऋण लेने का कारण, उद्देश्य, ऋण किस अवधि के लिए चाहिए, ऋण की भुगतान तिथि और प्रतिभूति का विवरण व उसका अनुमानित बाजार मूल्य, अगर संपत्ति गिरवी रखी तो गारंटी देने वाला व्यक्ति का नाम, पता, व्यवसाय आदि के बारे में लिखा होता है। बैंक का अधिकारी इस प्रार्थना पत्र की अच्छी तरीके से जांच करता है और जो व्यक्ति ऋण ले रहा है या जो संस्था ऋण ले रही है उसकी गुडविल के बारे में भी अच्छी तरीके से, उसके चरित्र के बारे में अच्छी तरीके से जांच की जाती है। यह भी देखा जाता है कि बैंक, वो जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसके भुगतान करने की क्षमता वगैरह सबकी अच्छी तरीके से जाँच कर ली जाती है। संपत्ति जो दी जा रही है उसका भी वर्तमान मूल्य, भावी उपयोगिता, उसको ध्यान में रखा जाता है। साथ ही आवेदनकर्ता के चरित्र व व्यवहार का भी पता लगाया था, उसका कैरेक्टर कैसा है, मतलब कोई चोर ऐसा तो नहीं है भी पैसा लेके भाग जाए, फ्रॉड आदमी तो नहीं है। उसके चरित्र व्यवहार सबका गहन अध्ययन किया जाता है। और उसकी आर्थिक स्थिति, कार्यशैली, शोधन क्षमता पर भी बैंक ध्यान रखता है और उसकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाता है। इन सब के अनुभव और ज्ञान के आधार पर बैंक जो होता है ऋण प्रदान करता है। साथ ही बैंक ऋण प्रदान करते समय कई सिद्धांत है उनका पालन करता है। यदि बैंक द्वारा ढंग से संग्रहण नहीं किया जाता तो वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः बैंक को ऋण प्रदान करते समय ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालना करनी चाहिए। पहले, सुरक्षा। बैंकों को ऋण देते समय ऋण की सुरक्षा पर ध्यान देना होता है ताकि दिए गए ऋण की समय पर वसूली हो जाए। सुरक्षा का मूल्यांकन, जैसे मैंने आपको बताया, ऋणी के चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, ऋण किस उद्देश्य के लिए गया है, ऋण की संपत्ति तथा ऋणी की आय क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी आदि के आधार पर किया जाता है। और बैंक अपनी ऋण की सुरक्षा के लिए कई बार समर्थक प्रतिभूतियां, जिन्हें कोलेट्रल सिक्योरिटीज के नाम से भी जाना जाता है, के साथ साथ पर्याप्त जमानत, गारंटी भी प्राप्त करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। ऋणी को ऋण कितनी राशि में दिया जाए, इसके लिए ऋण की क्षमता
पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे उसका चरित्र है, क्षमता है, उसकी पूंजी, खुद की पूंजी कितनी लगी गई है, मतलब लोन के अलावा वो जो बैंक से ऋण ले रहा है स्वयं के उसके कितने ओनर, खुद के फंड्स कितने हैं, इन सबको ध्यान में रख इसके सबका अध्ययन करना चाहिए। और रिजर्व, क्योंकि अगर उसकी खुद की पूंजी लगी होगी तभी वो व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करता है और उससे प्रॉफिट बढ़ेगा उसका और ऋण की चुकाने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ और सुरक्षा के लिए बैंक, अगर रिजर्व बैंक 25 लाख रुपए से अधिक का ऋण ले रहा है तो रिजर्व बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। असुरक्षित ऋण 5 लाख रुपए अधिक प्रदान करता है तो ऋणी के संबंध में रिजर्व बैंक के जो साख सूचना ब्यूरो से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ऋणी जो भी है, अगर बिजनेस है उसका, तो ऋणी जो डेटर्स है, मतलब जो लोन ले रहा है, उसकी आर्थिक क्षमता के लिए उसका जो लाभ हानि है, अगर पहले से व्यवसाय में है तो उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए, लाभ हानि खाते का, बैलेंस शीट का। वित्तीय संस्थाओं से भी ऋणी की जानकारी प्राप्त कर सकती है अगर उन्होंने अन्य संस्थाओं से लोन ले रखा है। बैंक ऋणी से व्यक्तिगत बातचीत करके या उसे संबंधित अन्य व्यक्तियों से बातचीत करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बैंक को ग्राहक की जो चरित्र और क्षमता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और व्यक्तिगत जमानत गारंटी के रूप में प्लस समर्थक प्रतिभूतियां के बंधक के रूप में उसे प्राप्त जमानत ले लेनी चाहिए। दूसरा है लाभदायिकता, प्रॉफिटेबिलिटी। तो लाभदायिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। बैंक 2 प्रकार के ऋण देता है, एक तो कार्य करने के लिए और दूसरा जो पुराने ऋण को चुकाने के लिए, जिसने पहले कोई ऋण लिया उसको भुगतान के लिए। यदि विकास कार्य के लिए ऋण देता है तो उसको ये देख लेना चाहिए कि ऋणी की वर्तमान आय क्षमता क्या है, कार्य विस्तार के बाद जो उसके लिए जिस पर्पज़ के लिए वो ऋण ले रहा है उसका जो उससे कार्य विस्तार हो रहा है, उसका व्यवसाय बढ़ रहा है तो उससे उसको कितनी आय उसकी बढ़ेगी। तो इन सब का अध्ययन करके उसको ऋण प्रदान करना चाहिए। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु अगर ऋण दिए जाते हैं तो उसमें इस पर विशेष ध्यान न दिया जाता, लेकिन उसमें सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त जमानत ले लेनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, तरलता का भी ध्यान रखना चाहिए, लिक्विडिटी। बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं वो 3 प्रकार के ऋण दे सकते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण जो होते हैं जनरली 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, मध्यकालीन 3 से 5 और दीर्घकालीन 5 से अधिक वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। तो बैंक ज़्यादातर अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देते हैं क्योंकि दीर्घकालीन ऋण में बैंक की तरलता प्रभावित होती है और ऋण लंबे समय के लिए पैसा जो है बैंक का ब्लॉक हो जाता है, फंड ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए बैंक को तरलता को भी ध्यान में रख कर ऋण देने चाहिए। एक बैंक दूसरे, और जो बैंक जो ऋण देते हैं उसकी ऋण जो है उसकी बारीकी से भी जांच कर लेनी चाहिए पहले से। उसकी तरलता, मतलब जो ऋणी है उसकी भी क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, वो समय पर ऋणों का भुगतान कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जो ऋणों की वसूली है या तो एक मुश्त हो सकती है किस्तों में या उसकी एक मुश्त मतलब लमसम में या किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। और ज़्यादातर जो बैंक होते हैं ऋणों की वसूली किस्तों में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋणी की तरलता का ध्यान भी रखना चाहिए, उसका अध्ययन बारीकी से किया जाना चाहिए। 4th है उद्देश्य। बैंक को ऋण प्रदान करते समय ऋणी किस पर्पज़ के लिए उद्देश्य ले रहा है, इसको भी किस पर्पज़ के लिए ऋण ले रहा है इसको भी ध्यान, इसको पर भी गौर करना चाहिए। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण अगर ले रहा है तो संपत्ति निर्माण या क्रय करने के लिए ऋण ले रहा है या कोई दायित्व का भुगतान करने के लिए ऋण ले रहा है, कार्यशील पूंजी के लिए ऋण ले रहा है, तो उसको उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऋण प्रदान करना चाहिए। कार्यशील पूंजी के लिए अगर ऋण ले रहा है तो इसका मतलब उसके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति वगैरह है तो उसको आसानी से ऋण दिया जा सकता है। स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए ऋण ले रहे हैं तो ऋणी की आय क्षमता कितनी है और उसकी क्या सेविंग्स है, जब अगर सेविंग्स मतलब उसकी बचत प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ऋण प्रदान करना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति का, क्षमता का गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। उत्पादक के लिए ऋण से नया उत्पादन होगा तो उससे व्यवसाय का कार्य विस्तार भी होता है और ऋणी की ऋण चुकाने की क्षमता भी बढ़ती है, तो बैंक को आसानी से ऋण मिल जाता है। लेकिन अगर वो दायित्व भुगतान के लिए ऋण ले रहा है तो उसमें उसकी ऋणी की पर्याप्त जमानत वगैरह ले लेनी चाहिए, क्योंकि और ये भी देख लेना चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी है। फिर जोखिम, रिस्क कितना है ऋण देने में, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक जो भी ऋण प्रदान करते हैं उसमें जोखिम तो होते ही है। अगर बैंक बिना सोचे समझे ऋण दे देंगे तो उस बैंक को ऋण समय पर प्राप्त नहीं होगा और उसके बैड डेट्स बढ़ेंगे। तो बैंक को अपनी तरलता
भी बनाए रखनी चाहिए और जोखिम को भी कम करना चाहिए। मतलब किस ऋण देने में जोखिम तो है ही बैंक को, लेकिन बैंक का व्यवसाय ही ऋण प्रदान करना है, बैंक का मुख्य कार्य है ऋण प्रदान करना, तो थोड़ा बहुत जोखिम तो बैंक को उठाना चाहिए। लेकिन उसके लिए बैंक को पर्याप्त सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जमानत, व्यक्तिगत जमानत और भौतिक संपत्तियों की जमानत ले लेनी चाहिए। और इसके साथ बैंक को ऋण जोखिम को कम करने का एक तरीका यह भी है कि बैंक विविधता को अपनाए। मतलब ऋण एक ही व्यक्ति को ना देकर अनेक संस्थाओं को, या एक ही संस्था को न देकर अनेक संस्थाओं को दिया जाए। उसका डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या हो जाएगा, अलग अलग उसमें देने से बैंक का जो थोड़ा जोखिम है वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट, सरकारी निर्देश। सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक को ऋण प्रदान करना चाहिए। जो केंद्रीय बैंक समय समय पर या सरकार के द्वारा जो भी समय समय दिशा निर्देश दिए जाते हैं अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु, उनको ध्यान में रख के ऋण देना चाहिए। जैसे सरकार अब वो कृषि विकास के लिए ऋण देना, ग्रामीण विकास के लिए देना, सरकारी योजनाओं के लिए ऋण का उपयोग करना, तो इसको भी, सरकारी पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए ऋण नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो बैंक जो है जनरली कई तरह के ऋण देते हैं, हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, ग्राहक अपने खाते से जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकता है। ठीक है, इसके लिए व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार की समर्थक प्रतिभूतियाँ, कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती है बैंक के पास। ठीक है, और बैंक अपनी सुविधा से पूर्ण रूप से बैंक की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस ग्राहक को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे, और जब चाहे वो उसको बंद कर देता है। दूसरा, नगद साख। बैंक उसके लिए एक साख सीमा तक, नगद साख की सीमा कहते हैं, बैंक के उसके खाते में जमा करा देता है राशि ऋणी के, और वो समय समय पर क्रेडिट लिमिट के हिसाब से, और वो समय समय पर जब भी उसको ज़रूरत होती है उस खाते से पैसा निकालता रहता है। इसके लिए प्रॉपर जमानत बैंक ले सकता है, पर्याप्त जमानत के आधार पर ही ऋण दिया जाता है। तीसरा, ऋण एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो ऋण दिया जाता है, जैसे ये 3 तरह का हो सकता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तो बैंक को, जो बैंक अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है, ज़्यादातर बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं दीर्घकालीन ऋण, जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होते हैं। इसके लिए भी बैंक व्यक्तिगत जमानत और सहायक प्रतिभूतियों को, ये हम बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, गारंटी क्या होती है या सहायक कोलेटरल सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूतियाँ क्या होती है, उसके आधार पर ऋण देते हैं। इसके अलावा बैंक को ऋण देने में कई सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब ऋण प्रबंध समय पर ऋण प्राप्त हो सके। इसके लिए जो ऋण की अवधि है लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बैंक अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण नहीं प्रदान करते हैं ज़्यादातर। ऋणों का भी केंद्रीकरण होना चाहिए, ये भी पहले बताया था कि विविधता होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को ऋण ना देके, एक ही संस्था को ऋण ना देकर अनेक संस्थाओं को ऋण देना चाहिए। बैंक की जितनी भी ऋण की क्षमता है वो एक व्यक्ति को ना प्रदान करके ऋण कई व्यक्तियों में, कई संस्थाओं में देना चाहिए। सट्टे के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। उपभोग के लिए भी ऋण देते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। उपभोग के लिए जैसे किसी को कार ऋण लेना है या कोई गाड़ी, कोई हाउस लोन लेना है, या उसके लिए तो पर्याप्त सावधानी लेनी के आधार पर और प्रॉपर जमानत, व्यक्तिगत जमानत और गारंटी के आधार पर ऋण देना चाहिए। तो सट्टे के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऋण की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में एक ऋण नहीं देना चाहिए। पर्याप्त जमानत मैंने बताई थी, इसके आधार पर ऋण देना चाहिए। ऋण का बार बार नवीनीकरण नहीं करना चाहिए, मतलब उस ऋण की अवधि को बार बार नहीं बढ़ाना चाहिए। कई बार अगर ऋण 5 वर्ष के लिए लिया, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक उसकी क्षमता को देखते हुए, उसके चरित्र को देखते हुए उसको बढ़ा सकती है, लेकिन बार बार उसको नहीं करना चाहिए नवीनीकरण। और साख और गुडविल और व्यवसाय की जाँच अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। ऋणी की साख, मार्केट में क्या गुडविल है उसकी, और उसका व्यवसाय क्या है, किस पर्पज़ के लिए ऋण ले रहा है, उसकी जांच अच्छे तरह से करनी चाहिए। और बैंक को कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए ये ना हो कि बैंक को सस्ती ऋण नीति नहीं अपनानी चाहिए। सस्ती ऋण नीति मतलब कम ब्याज पे ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे रहे बैंक लोगों में बांट देती है कि ताकि कंपटीशन का आसानी से मुकाबला। तो ऐसी सस्ती ऋण नीति नहीं अपनानी चाहिए। अगर बैंक इन सावधानियों को ध्यान में रखता है और जो उपरोक्त सिद्धांत है उनका पालन करता है, तो बैंक जो है साख प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जमानत क्या होती है और बैंक किस प्रकार की प्रतिभूतियां वगैरह बैंक के पास रखी जाती है, कि बैंक किस प्रकार के जो ऋण जो प्रदान करते हैं, सुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए बैंक कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ लेता है। एक व्यक्तिगत प्रतिभूति, गारंटी और भौतिक प्रतिभूतियों में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बंधक क्या होता है और प्रभार क्या होता है,
और प्लेज गिरवी गिरवी रखना क्या होता है।